नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म से संबंधित, दूसरे नंबर पे विभिन्न न्यूज चैनल्स के बीच टीआरपी को लेकर फाइट से संबंधित, और सबसे लास्ट में क्लीन एयर से संबंधित, और लास्ट में एथिक्स का एक क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। पिछले कुछ सालों से क्या देखने को मिल रहा है, हर साल सर्दियों में खास करके दिवाली के बाद दिल्ली समेत आसपास के रीजन्स में पोल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। धुएं का एक बादल आ जाता है, स्मोक क्रिएट हो जाता है। ऐसी एटमॉस्फेयर में छोटे बच्चे, एल्डर सिटीजन्स या फिर वो लोग जो किसी दूसरी प्रकार की इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इवन सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 की वजह से कुछ महीनों तक लॉकडाउन लगा तो एयर की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो गई। बट अब तो देखो लॉकडाउन पूरी तरह से हट चुका है और नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हैं पहले की तरह हो रही हैं, तो इसलिए एयर की क्वालिटी भी अब फिर से ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है। बट जैसा हमने पिछले हफ्ते भी एक आर्टिकल में डिस्कस किया था, अगर देखो इस बार भी पोल्यूशन की समस्या गंभीर होती है तो इसके काफ़ी गंभीर रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया पहले से ही कोविड-19 है। कोविड-19 से लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, और पोल्यूशन की समस्या अगर पैदा होती है तो कोविड-19 की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उनका आंकड़ा बढ़ सकता है। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने स्तर पर फोकस कर ही रही है। दिल्ली की सरकार ने भी एक कैंपेन लॉन्च किया है ताकि इस बार एयर की क्वालिटी को खराब होने से रोका जा सके। फोकस कई सारी चीज़ों पर है। सबसे पहले तो जो थर्मल प्लांट्स या फिर ईंट भट्टों से डेडली जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, उसे कम किया जाए। इसके साथ साथ आसपास के रीजन्स में किसानों के द्वारा जो स्टबल बर्निंग की जाती है, यानी क्रॉप के रेजिड्यूज को जलाया जाता है, उस पर भी लगाम लगाई जाए। दूसरे स्टेट्स के साथ मिलकर, मतलब दूसरे स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करके स्टबल बर्निंग पर रोक लगाई जाए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखो इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट से जो एमिशन होता है उसे कितना कम किया जा सकता है। अगर देखो ये सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट कर लिए जाते हैं ना, तो 2025 आते आते एमिशन को 1/3 या फिर 1/4 तक कम किया जा सकता है। और इससे होगा क्या, ना सिर्फ देखो कोविड-19 की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है, बल्कि एवरेज जो लाइफ है वो भी 2 से 3 साल इंक्रीज की जा सकती है। इसके बाद राइटर दिल्ली में पोल्यूशन के लेवल की बात करते हैं। राइटर कहते हैं देखो कोविड-19 के आने से पहले, यानी लॉकडाउन के लगने से पहले एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा था दिल्ली में। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, इनका लेवल दिल्ली में नेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी ज़्यादा था। और WHO के स्टैंडर्ड्स की तो आप बात ही ना कीजिए, नेशनल स्टैंडर्ड से ही काफ़ी ज़्यादा था। तो WHO के स्टैंडर्ड्स के तो बहुत ही ज़्यादा था पोल्यूशन का लेवल, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 का लेवल दिल्ली में कोविड-19 से पहले। और दिल्ली की दो ये टॉक्सिक एयर है, जहरीली हवा है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। हवा ना चलने की वजह से पोल्यूशन की जो समस्या है दिल्ली में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर देखो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, नेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार लेकर आना है, तो PM 2.5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है दिल्ली में वो 65% तक कम होनी चाहिए। और इसमें व्हीकल्स से निकलने वाला जो एमिशन है इस पर सरकार को खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे देखो ट्रक्स, 2 व्हीलर्स, ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन में 20 से लेकर 40% तक इजाफा करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम वर्ल्ड के कुछ फेमस सिटीज़ की बात करें, बैंकॉक, बीजिंग, मेक्सिको, इन सिटीज़ में PM 2.5 का जो लेवल कम हुआ है उसमें बड़ा रोल है कि ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला जो एमिशन है उस पर इन देश
इन सिटीज़ के प्रशासन ने फोकस किया है। तो दिल्ली में भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि PM 2.5 की कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। और ट्रांसपोर्ट पर जब हम ध्यान देने की बात करते हैं तो हमें 3 एस्पेक्ट्स पर फोकस करने की आवश्यकता है। 3 पार्ट एक्शन प्लान लेने की आवश्यकता है। पहला एक्शन होगा एमिशन स्टैंडर्ड्स, दूसरा एक्शन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमिशन स्टैंडर्ड्स की। आप बताइए, एमिशन जो होता है व्हीकल से, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, वैसे तो सरकार ऑलरेडी भारत स्टेज 6 एमिशंस के इंजन्स को प्रमोट कर रही है। वो क्वालिटी इंजन्स हैं, उनसे एमिशन जो है वो कम होता है। बट इसके साथ साथ इंस्पेक्शन ज़्यादा होना चाहिए। इन सिटीज़ की जो हमने बात की, बीजिंग, बैंकॉक, मैक्सिको, यहाँ पे एमिशन को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया गया है। अगर देखो व्हीकल्स का समय समय पे इंस्पेक्शन होता रहता है तो एक डेटरेंस क्रिएट होता है और ऐसे व्हीकल्स लोग सड़कों पर लेकर नहीं उतरेंगे जिससे एमिशंस ज़्यादा हो। मतलब एमिशन को कंट्रोल करने के लिए आपको बेहतर इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है। इफेक्टिव ढंग से जो ऑलरेडी नॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अब दूसरे नंबर पे है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना। अगर देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाएगा तो प्राइवेट व्हीकल्स कम सड़कों पर उतरेंगे तो इससे एमिशन कम होगा। कुछ सिटीज़ जैसे मैक्सिको, बोगोटा, इस्तांबुल, जोहान्सबर्ग, यहाँ पे देखा गया है बेहतर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की सहायता से प्राइवेट व्हीकल्स की संख्या को कम किया जा सका है सड़कों पर से। शुरुआत में तो इन्वेस्टमेंट लगी है बट इसकी आउटकम अच्छी देखने को मिली है। तो दिल्ली को भी इन सिटीज़ से सीखना चाहिए और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। इसको देखो मेट्रो से सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। आमतौर पर लोग अपने पर्सनल व्हीकल सड़कों पर लेकर इसलिए उतरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेट्रो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो पहुंचा देगी लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। मान लीजिए आपका ऑफिस मेट्रो से थोड़ा दूर है, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर, तो फिर संभावना कम है कि आप मेट्रो से यात्रा करोगे अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है। लेकिन अगर देखो सरकार बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मजबूत बनाती है तो फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ज़्यादा लेंगे। ऐसी ही गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी की गई थी। इवन ओड इवन जो नंबर प्लेट पॉलिसी है, इससे भी पर्सनल व्हीकल्स की संख्या को कम किया जा सकता है सड़कों पर से। लेकिन ओड इवन सिस्टम में भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। सिर्फ 10-15 दिनों के लिए नहीं, थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए, लंबे समय के लिए ये ओड इवन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए और सरकार जो रिलैक्सेशन दे देती है कई तबकों को, वो रिलैक्सेशन ना दी जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पे है स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार की 3 साल की एक पॉलिसी है कि 2024 आते आते नए व्हीकल्स जो रजिस्टर होंगे उनमें से 1/4 यानी 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर होंगे। इसके लिए सरकार को काफ़ी सारे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, जैसे कि देखो सब्सिडी देना, मतलब रोड टैक्स को कम करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने पर आसान इंटरेस्ट रेट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग खरीद सकें, ऐसा प्रोविज़न करना। स्क्रैपेज बेनिफिट्स ऑन ओल्डर व्हीकल्स, मतलब कि ओल्ड व्हीकल्स, पुराने व्हीकल्स जिनसे एमिशन ज़्यादा निकलता है, जिनमें इंजन पुराना है, उनको कबाड़ खाने में भेजा जाए यानी स्क्रैप यार्ड में भेजा जाए और ओनर्स को कंपनसेट किया जाए कि ठीक है भाई, थोड़ा बहुत पैसा आप ले लो, आपका व्हीकल बहुत धुआं छोड़ता है, इसे अब कबाड़ में ही भेजना चाहिए। तो इस प्रकार के इंसेंटिव्स सरकार को देने चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो आर्टिकल में मेन जो फोकस था वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर था। मतलब 3 पार्ट एक्शन प्लान की बात राइटर के द्वारा की जाती है। सबसे पहले एमिशन कंट्रोल को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना, दूसरे नंबर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन तो सिर्फ 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन दिल्ली की सरकार को पड़ोसी राज्यों की सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा और अगर पोल्यूशन की समस्या को वास्तव में
कम करना है तो विभिन्न सरकारों को बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना होगा। इवन लोकल गवर्नमेंट्स को भी अपना रोल प्ले करना होगा। इसके साथ साथ देखो पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करती है। सिटीजन्स अगर पार्टिसिपेट करेंगे इन इश्यूज़ में, मीडिया हाईलाइट करके दिखाएगी तो सरकार पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, सरकार और ज़्यादा इंटेंसिटी से एक्शन लेगी पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए। देखो ये जो इशू है ना, ये लोगों की हेल्थ का इशू है, और अगर हमें बेहतर फ्यूचर का निर्माण करना है तो हमें सीरियस होना होगा। हम ये जो इश्यूज़ हैं वो सरकारों पर नहीं छोड़ सकते। इलेक्शन जब कैंपेन होता है तब ये जो इश्यूज़ हैं इन पर भी चर्चा होनी चाहिए ताकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया जा सके। तो अभी 1 महीना बचा है दिवाली को, दिल्ली सरकार के पास वक्त है अभी एक्शन लेने का, अदरवाइज देर हो जाएगी, ऐसा लास्ट में बोला जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल टीआरपी की फाइट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से, इवन एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। ये सभी एस्पेक्ट्स हम जानेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। क्या कंटेक्स्ट है, आपने देखा होगा विभिन्न न्यूज चैनल्स के बीच एक फाइट सी चल रही है टीआरपी के लिए। टीआरपी मतलब टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। कैसे ये फाइट चल रही है? रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, ये अर्नब गोस्वामी के चैनल्स हैं, इन पर विभिन्न चैनल्स ने आरोप लगाया कि ये टीआरपी को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बदले में रिपब्लिक टीवी ने भी इंडिया टुडे पर आरोप लगाया कि टीआरपी की चोरी आप कर रहे हो। मतलब इस प्रकार की आरोप और प्रत्यारोप देखने को मिले विभिन्न चैनल्स के बीच टीआरपी को लेके। सिंपली टीआरपी से देखो हमें ये पता लगता है कि कौन सा चैनल कितना ज़्यादा देखा जा रहा है। जिस चैनल की टीआरपी ज़्यादा मतलब उस चैनल को ज़्यादा देखा जा रहा है। ये डेटा किसी पुराने मंथ का है। मतलब रिपब्लिक टीवी की टीआरपी ज़्यादा मतलब रिपब्लिक टीवी को ज़्यादा देखा जा रहा है, दूसरे नंबर पे टाइम्स नाउ को। ये पता लगता है हमें टीआरपी से, टीवी रेटिंग पॉइंट से। और इसकी सहायता से विभिन्न एडवर्टाइज़र ये तय करते हैं कौन से चैनल से एडवर्टाइजमेंट करवानी है, कौन से चैनल से एडवर्टाइजमेंट नहीं करवानी है। अब जाहिर तौर पर जिस चैनल को ज़्यादा देखा जाता है उस चैनल पे एडवर्टाइज़र एडवर्टाइजमेंट करवाना पसंद करेंगे। और वो पता कैसे लगेगा कि किस चैनल को ज़्यादा देखा जाता है? इसी टीआरपी से तो पता लगेगा ना। मतलब जिस चैनल की टीआरपी ज़्यादा होगी उस चैनल को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। इसीलिए टीआरपी के लिए ये सारी फाइट है। और इसी टीआरपी के चक्कर में विभिन्न मीडिया चैनल्स अपना जो दायित्व है वो भूल जाते हैं कि आपको डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाने लगते हैं जैसे एलियन गाय का दूध पीते हैं, बिल्कुल रिडिकुलस वैसी वैसी चीज़ें दिखाते हैं, लोग देखते भी हैं। हमारी डेवलपिंग सोसाइटी है, अभी एजुकेशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो फिर मीडिया चैनल्स भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते, एंटरटेनमेंट चैनल की तरह बिहेव करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका चैनल देखें। कोई रेगुलेशन भी नहीं है। टीवी मीडिया अभी देखो सेल्फ रेगुलेशन पर डिपेंडेंट है। हमारे देश में दिक्कत ये है, ना तो जजेस अपने आप को रेगुलेट करना चाहते, मतलब वो नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी उन्हें रेगुलेट करें, वो भी सेल्फ रेगुलेशन चाहते हैं। टीवी मीडिया भी सेल्फ रेगुलेशन चाहती हैं, सब सेल्फ रेगुलेशन चाहते हैं, बट करता कोई नहीं है। चाहते ये हैं कि हाँ हम खुद ही अपने आप से खुद को रेगुलेट कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इसके बाद देखो टीवी इंडस्ट्री के बेसिक डेटा के बारे में बात की जाती है। आपको डिटेल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। राइटर अपने इस सारे डेटा से यह साबित करना चाहते हैं कि टीवी इंडस्ट्री जो है बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे एक हफ्ते में 760 मिलियन से लेकर 800 मिलियन के बीच में इंडिविजुअल्स जो हैं वो टीवी देखते हैं। रूरल इंडिया में 52% लोग टीवी देखते हैं, अर्बन इंडिया में 87%। डीटीएच जिनके द्वारा यूज़ किया जाता है उनकी संख्या 70 से 80 मिलियन के बीच में है। केबल यूज़ करने वालों की संख्या 60 मिलियन है और टेरिस्ट्रियल टीवी के यूज़ करने की वालों की संख्या 10 से लेकर 20 मिलियन के बीच में है। ये हमने बात की हाउस होल्ड्स की, मतलब इतने घरों में टेलीविज़न देखा जाता है। ये इंडिविजुअल नहीं थे, ये 60 मिलियन 70 to 80 मिलियन ये सब हाउस होल्ड्स हैं, घर हैं। और एवरेज तौर पर एक घर में 5 मेंबर होते हैं।
एक अनुमान के अनुसार 550 मिलियन इंडिविजुअल्स डेली टीवी देखते हैं और रफली 3 घंटे 45 मिनट्स बिताए जाते हैं उनके द्वारा टीवी के ऊपर। अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश में 800 के आसपास टीवी चैनल्स हैं और इन टीवी चैनल्स का जो रेवेन्यू है वो 66,000 करोड़ के आसपास है। 40% प्राप्त होता है एडवर्टाइजमेंट से और 60% प्राप्त होता है डिस्ट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन सर्विसेज से। जैसे टाटा स्काई पर आप पैक खरीदते हो कि आज तक आपको देखना है तो 1 रुपया देना होगा, 5 रुपये देने होंगे। इसके अलावा वैसे देखो ये कमीशन भी बहुत कमाते हैं। मतलब जो अंडर हैंड टैक्टिक्स होती हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट कर दिया इनडायरेक्टली, उससे पैसे ले लिए, इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और एक चीज़ आपको बताऊं, देखो बहुत सारे जो ये न्यूज़ चैनल्स होते हैं ना, उनके मालिक ऐसे होते हैं जिनका मेन बिजनेस ये मीडिया वाला नहीं होता, उनका मेन बिजनेस कुछ और ही होता है। मतलब स्टील इंडस्ट्री है, जैसे कोल इंडस्ट्री है, इस प्रकार की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है। कुछ तो ऐसे हैं चैनल्स के मालिक। तो आपके मन में आया होगा फिर ये मीडिया में क्यों आते हैं ऐसे ऐसे लोग जिनका बड़ा बिजनेस होता है दूसरे क्षेत्रों में। उसका रीज़न देखो ये है कि मीडिया में आने से एक्सेस मिल जाता है, पॉलिटिशियंस के साथ आपकी जान पहचान हो जाती है, जजेस के साथ आपकी जान पहचान हो जाती है। तो फिर इस जान पहचान की सहायता से वो अपने दूसरे बिजनेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। समझ गए? मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका स्टील का बिजनेस है बहुत बड़ा, वो 100-200 करोड़ रुपए चैनल पे लगा देता है, न्यूज़ चैनल पे। तो न्यूज़ चैनल्स इंडस्ट्री में आके वो पर्सन क्या करेगा, प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ स्टेज शेयर करेगा, क्योंकि उनको इनवाइट किया जाएगा उस चैनल के प्रोग्राम्स में। अब प्रधानमंत्री के साथ फोटो है तो फिर इस फोटो को दिखा के छोटे छोटे अधिकारियों को धमकाया जाएगा कि देखो मेरी प्रधानमंत्री मोदी तक जान पहचान है या फिर दूसरे मंत्रियों तक जान पहचान है, आप मेरा काम कर दीजिए। तो ऐसा करके वो अपने दूसरे बिजनेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम मुद्दे पर कि ये रेटिंग्स की जो लड़ाई है कैसे स्टार्ट हुई, आरोप क्या है विभिन्न चैनल्स का एक दूसरे के ऊपर। देखो पहले तो रेटिंग सिस्टम मैनेज किया जाता था टैम और इनटैम के द्वारा। इसको आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अभी क्या सिस्टम है आप उसे जानिए। अभी देखो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये काउंसिल आंकड़े जारी करती है हर वीक के कि इस हफ्ते कितने लोगों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में चैनल्स देखे गए। मतलब इंग्लिश मीडिया की बात करें, इंग्लिश न्यूज़ मीडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा चैनल देखा गया, दूसरे नंबर पे कौन सा। हिंदी न्यूज़ मीडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा चैनल देखा गया इस हफ्ते और कितने लोगों के द्वारा देखा गया, अंदाज़ा बताया जाता है इस ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के द्वारा। अब आपके मन में आया होगा कि इस काउंसिल को कैसे पता लगता है, मतलब कौन सी मेथोडोलॉजी इस काउंसिल के द्वारा अपनाई जाती है। ये काउंसिल क्या करती है, एक डिवाइस लगाती है, बैरोमीटर। ऑलमोस्ट 44,000 घरों में ये बैरोमीटर डिवाइस लगाया जाता है बार्क के द्वारा और इसके लिए विभिन्न एजेंसीज का भी सहारा लिया जाता है। अब इस डिवाइस को अगर आप लगाओगे किसी हाउस होल्ड में तो फिर रजिस्टर हो जाएगा, मतलब वो उस घर में जो भी चैनल देखा जाएगा, कितने समय तक देखा जाएगा, कब कब देखा जाएगा, हर एक चीज रिकॉर्ड हो जाएगी इस बैरोमीटर में। अब पूरे देश में 44,000 घरों में ये बैरोमीटर लगाए गए हैं। कॉन्फिडेंशियल होता है, वैसे तो पता नहीं होता कि किस घर में लगाया गया है। तो इससे पता लग जाता है कि कौन से प्रोग्राम्स को, कौन से चैनल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है जनता के द्वारा। इसी से टीआरपी तय हो जाती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा, अरे 130 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश की और सिर्फ 44,000 बैरोमीटर से कैसे पता लगेगा? यही तो दिक्कत है ना, कैसे पता लगेगा? बट पता लगाया जा रहा है बार्क के द्वारा और इसीलिए तो सिस्टम में गड़बड़ी है ना। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। 44,000 बैरोमीटर पूरे इंडिया में लगा दिए आपने, लेकिन इंग्लिश न्यूज़ देखने वाले लोगों की संख्या कितनी कम है आप बताइए। सिर्फ शहरों में कुछ लोग इंग्लिश न्यूज़ देखते हैं, गांव में तो बहुत ही कम लोग देखते होंगे, शहरों में ही देखी जाती है और वो भी बड़े शहरों में। बड़े शहरों में ही ज़्यादातर लोग इंग्लिश न्यूज़ देखते हैं। अगर ये पता लग जाए कि मुंबई में या फिर दिल्ली में
बैरोमीटर कहाँ पे लगा हुआ है और उसको बोल दें टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, इनको पता लग गया कि मुंबई में और दिल्ली में बैरोमीटर इस घर में लगा हुआ है, तो फिर ये चैनल क्या करेंगे, जाएंगे उस घर के पास और बोलेंगे कि भैया हम आपको 65 इंच का एक एलईडी टीवी दे देते हैं, आप उस पर सिर्फ हमारा ही चैनल लगाइए, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, सिर्फ यही चैनल लगाइए, उसको म्यूट करके रखिए, आप दूसरे टीवी पे मर्जी जो कुछ देखना चाहते हो देखिए, लेकिन ये जो हम आपको बड़ा टीवी दे रहे हैं इस पर सिर्फ आप हमारा चैनल चला के रखिए, म्यूट करके रखिए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ टीआरपी का मैनिपुलेशन। वैसे जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्फिडेंशियल होता है कि बैरोमीटर कहां पे लगा हुआ है किसी को पता नहीं होता, लेकिन लीक हो जाता है और जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनको पैसा दे दिया जाता है न्यूज चैनल्स के द्वारा कि आप हमारा चैनल लगा के रखिए, बेशक आप म्यूट कर दीजिए, हम आपको 50,000 रुपये देंगे, 1,00,000 रुपये देंगे। तो ये है टीआरपी का मैनिपुलेशन कि आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि किस घर में बैरोमीटर लगा हुआ है और फिर आप पैसे देते हो उस घर को अपना चैनल चलाने के लिए ताकि आपकी जो टीआरपी है वो बढ़ सके। राइटर कहते हैं देखो आज का जो वर्ल्ड है इतना ज़्यादा हाइपर कनेक्टिव वर्ल्ड है, इवन यूट्यूब भी व्यूज़ को काउंट कर लेता है कि कौन सी वीडियो पर कितने व्यू आए हैं, बट हम अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हैं ये पता लगाने के लिए कि किसी टीवी चैनल को कितना ज़्यादा देखा जा रहा है। नेटफ्लिक्स के पास भी अपनी खुद की मेथडोलॉजी है, तो क्यों ना आप बैरोमीटर को कनेक्ट कर दो इंटरनेट से। राइटर ये भी बोलते हैं अभी का सिस्टम देखो इतना ज़्यादा ख़राब है, टोटल इंडस्ट्री है टीवी इंडस्ट्री 66,000 करोड़ की और टोटल बैरोमीटर्स हैं 44,000, यानी हर एक बैरोमीटर एक घर में जो लगा है वो ये तय करता है 1 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू के बारे में। तो सिस्टम में सुधार होना चाहिए ताकि बेहतर ढंग से टीआरपी का पता लग सके और मैनिपुलेशन ना हो सके। वे फॉरवर्ड में रेगुलेशन की भी बात की जाती है। देखो यूके में और यूएसए में, यूके में रेगुलेट करने के लिए है ओफकॉम और यूएसए में रेगुलेट करने के लिए है टीवी मीडिया को फेडरल कम्युनिकेशन सिस्टम। इन कमीशंस में गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हैं और इसके साथ साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हैं। बट इंडिया में हम इस बात पर राजी नहीं होते कि इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। अगर देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करती हैं इस प्रकार के कमीशन में, तो ये तय हो जाएगा कि वो ऑफिशियल्स इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारी देश की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। आपको भी पता होगा कौन से चैनल्स सरकार के पक्ष में बोलते हैं और कौन से चैनल्स सरकार के खिलाफ बोलते हैं, आपको भी इस चीज़ का पता होगा। तो इसीलिए राइटर कहते हैं आज की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है। सरकार किन्हीं ऑफिशियल्स को अपॉइंट करेगी टीवी मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, तो वो ऑफिशियल्स इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करेंगे। और अगर दूसरे इंडिविजुअल्स को इस कमीशन में अपॉइंट किया जाता है तो उन पर भी सवाल उठने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट हैं, आप किसका साथ दे रहे हो। तो रेगुलेशन की बहुत दिक्कत है। इन सब क्वेश्चंस का हमें आंसर देने की आवश्यकता है, खोजने की आवश्यकता है। किसको टीवी मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए, कैसे रेगुलेट करना चाहिए और रेगुलेटर्स को किसे रेगुलेट करना चाहिए। लास्ट में राइटर एक बात ये बोलते हैं, हमाम में सब नंगे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक जो पर्सन है वो सही है, वो न्यूट्रल है, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक चैनल को न्यूट्रल बताएंगे, उनकी सोच के अनुसार वो किस आइडियोलॉजी से संबंध रखते हैं। दूसरे लोग होंगे वो दूसरे चैनल को न्यूट्रल बताएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। सभी चैनल्स टीआरपी के लिए फाइट करते हैं। एक न्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे बाद में, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसी प्रकार की न्यूज़ को दूसरे चैनल भी दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है ये सारा जो गेम है टीआरपी का है। टीआरपी नहीं होगी तो एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी तो फिर चैनल का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे इस समस्या से निजात पाया जा सकता है, 2-3 पॉइंट तो हमने डिस्कस किए, लेकिन एक पॉइंट जो हमेशा बोला जाता है, जब देखो कंज्यूमर्स पे करेंगे न्यूज़ चैनल्स को, तब जाके न्यूज़ चैनल्स सही ढंग से न्यूज़ दिखा सकेंगे। अभी क्या है, सब्सक्रिप्शन फीस जो है न्यूज़ चैनल्स की कितनी है, 1 रुपया 2 रुपया, इतनों से काम नहीं चलता है। ये तो बिल्कुल नाम मात्र का रेवेन्यू प्राप्त होता है न्यूज़ चैनल्स का
सब्सक्रिप्शन फीस से। हमारे देश में जो कंज्यूमर है ना, जनता है, वो ज़्यादा पैसा देना पसंद नहीं करती। मतलब शायद आपको ये बात अजीब लगे, बट ये बात सच है। फ्री की टेंडेंसी हमारे देश में ज़्यादा है। न्यूज़पेपर द हिंदू का रेट है 10 रुपये। हमें ज़्यादा लगता है कि इतना महंगा न्यूज़पेपर क्यों है, बट एक्चुअल में एक न्यूज़पेपर को छपने में 15 से 20 या फिर उससे भी ज़्यादा रुपये का खर्चा आता है, 20-25 रुपये का। और बिकते कितने में है न्यूज़पेपर? ज़्यादातर न्यूज़पेपर तो देखो 3 रुपये में, 5 रुपये में, 6 रुपये में, इतने में बिकते हैं। द हिंदू को अगर छोड़ दें, द हिंदू तो शायद सबसे महंगे न्यूज़पेपर्स में से है इंडिया में। तो खर्चा आ रहा है न्यूज़पेपर छपने में 20 रुपये के आसपास, बिक रहा है 3 रुपये में, 5 रुपये में। तो हर एक न्यूज़पेपर में 15 रुपये का जो नुकसान हो रहा है, वो न्यूज़पेपर कहाँ से कवर करेगा? एडवर्टाइजमेंट से ही तो कवर करेगा, या फिर रिश्वत लेगा। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में न्यूज़ दिखाई जाएगी और फिर जो पेड न्यूज़ होती है वहाँ से रेवेन्यू कमाया जाएगा। लेकिन अगर जनता पैसा दे तो फिर ये सब काम शायद न्यूज़पेपर के द्वारा नहीं किए जाएंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया टीआरपी को लेके फाइट से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में फेडरलिज्म से संबंधित कुछ इश्यूज़ की बात की गई है। सबसे पहला इशू है सेस से संबंधित। देखो, जीएसटी आने से पहले कंपनसेशन फंड इस्टेब्लिश किया गया था। स्टेट्स को ये भरोसा दिलाया गया था सेंटर के द्वारा, अगर जीएसटी आने के बाद आपके रेवेन्यू में किसी प्रकार की कमी आती है तो 5 साल तक हमारे द्वारा भरपाई की जाएगी। और इसके लिए अलग से लग्जरी आइटम्स पर सेस भी लगाया गया था। बट आरोप ये लगता है कि सारा का सारा जो लग्जरी आइटम्स पर सेस लगा के रेवेन्यू प्राप्त हुआ, वो जीएसटी कंपनसेशन फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं डाला गया, कुछ अपने पास रख लिया गया, ऐसा बोला गया कैग की रिपोर्ट में। तो इससे स्टेट्स का जो विश्वास है वो कम होता है सेंटर के ऊपर। बात सिर्फ एक इशू की नहीं है, और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। जैसे दूसरा इशू आया कोविड-19 की महामारी के बाद। स्टेट्स ने कहा वादे के अनुसार आप हमें कंपनसेट कीजिए, हमें कम रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर देखो जीएसटी नहीं भी आया होता तो भी तो आपको कम रेवेन्यू प्राप्त होता ना इस कोविड-19 की सिचुएशन में, तो आप सारी जिम्मेदारी हम पर नहीं डाल सकते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क था। बट स्टेट्स का कहना था देखो आपके पास ज़्यादा पावर्स हैं रेवेन्यू को मोबिलाइज करने की, तो इसलिए आप हमें कंपनसेट कीजिए। इस इशू को लेके भी टकराव देखने को मिला और ये इशू अभी तक पूरी तरह से सोल्व नहीं हुआ है। मई में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स की बोरोइंग लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया कि आप ज़्यादा उधार ले सकते हो, बट कंडीशंस के साथ। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी बोरोइंग लिमिट 0.5% बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी संबंधित रिफॉर्म्स आप लेके आओगे तो आपकी बोरोइंग लिमिट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कंडीशंस के साथ बोरोइंग लिमिट इंक्रीज की गई वेरियस स्टेट्स की सेंटर के द्वारा। तो स्टेट्स का कहना है अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा तो आईएमएफ करता है जब वो विभिन्न देशों को लोन देता है तो इस प्रकार की कंडीशंस लगाई जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था देखो ये चीज़ें, ये रिफॉर्म्स लाने जरूरी हैं क्योंकि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होने से हमारे देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। राइटर कहते हैं देखो वैसे भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को सस्पेंड कर दिया गया है कुछ समय के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां मिली हैं। नेक्स्ट इशू है एग्रीकल्चर एक्ट से संबंधित। हाल ही में 3 जो फार्म बिल्स हैं वो पार्लियामेंट में पास हो गए। स्टेट्स का कहना है देखो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इस इशू पे सेंटर के द्वारा कानून बना दिया गया और प्रॉपरली कंसल्ट भी नहीं किया गया स्टेट से। ये गलत है, ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो पिछले कुछ दिनों में निकल के आए हैं फेडरलिज्म से संबंधित। राइटर ये बोलते हैं देखो फेडरलिज्म जो वर्ड है ये तो कहीं भी नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में। फेडरल वर्ड जरूर आता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जगह फेडरल कोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज फेडरलिज्म वर्ड कहीं भी नहीं मेंशन है। ये अपने आप में थोड़ा अजीब है कि फेडरलिज्म स्ट्रक्चर वैसे हमारे देश में है, 7वां जो शेड्यूल है उसमें पावर्स को डिवाइड भी किया गया है विभिन्न टीयर्स के बीच, मतलब 3 लिस्ट हैं जैसा आपको पता है, स्टेट लिस्ट है, कंटेंट लिस्ट है
और यूनियनलिस्ट हैं, बट फेडरलिज्म को कहीं भी नहीं डिफाइन किया गया है। तो इसलिए ये सारी जो समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। अब एवोल्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग की बात की जाती है लास्ट में। देखो, जब संविधान बना था 1950 के आसपास, तो शुरुआत में काफ़ी सालों तक तो आपको पता है कांग्रेस का रूल था। अपोजिशन पार्टीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उस समय को, शुरुआती डेकेड्स को वन पार्टी रूल भी कहा जाता है और कांग्रेस सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय होता क्या था, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत सारे फैक्शंस बने हुए थे और अलग अलग फैक्शंस कई बार तो अपोजिशन का काम कर देते थे। समझ गए? कांग्रेस पार्टी के अंदर काफ़ी सारे फैक्शंस हुआ करते थे। एक फैक्शन दूसरे फैक्शन पर प्रेशर लगाया करता था। कोई फैक्शन सोशलिज्म को प्रमोट करने वाला होता था, कोई दूसरा लिबरलिज्म को प्रमोट करने वाला होता था। तो इस प्रकार से पार्टी के अंदर ही मंथन होता रहता था। और उस समय तो देखो, नेहरू भी विभिन्न चीफ मिनिस्टर्स को कई बार पत्र लिखते थे, राय पूछते थे फॉरेन पॉलिसी को लेके। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर की डायनामिक्स कैसी थी उस बात पे डिपेंड करता था कि फेडरलिज्म हमारे देश में कैसा था, क्योंकि ओपोजिशन की पार्टीज उस समय इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर 1950s में अलग राज्यों की मांग जो बनी थी भाषा के आधार पर, उस समय कांग्रेस के कुछ लीडर्स भी अलग से स्टेट की मांग कर रहे थे। जैसे 1953 में आंध्र प्रदेश में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग से राज्य बनाने के लिए। उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 राज्य बने। तो मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर ही जो लीडर्स थे उनके बीच में डायनामिक्स से फेडरलिज्म डिफाइन हुआ। लेकिन धीरे धीरे देखो, एग्रीकल्चर के आधार पर और दूसरे इश्यूज पर अलग अलग रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आई और वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन भी जीता। 1967 में कांग्रेस ने काफ़ी सारे राज्यों में सत्ता खो दी, यानी काफ़ी सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं रही 1967 में। तो फिर असल में हमारे देश में फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर उभर के आया, क्योंकि देखो, पहले तो राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सेंटर में भी। तो फेडरलिज्म, जैसा हमने बार बार डिस्कस किया, कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डायनामिक्स पे डिपेंड था। बट जब विभिन्न दूसरी पार्टीज की सरकारें बनी राज्यों में, तब असली फेडरलिज्म उभर के आया। तब सेंटर और स्टेट के बीच में पावर के लिए स्ट्रगल देखने को मिला। उसके बाद देखो, ऐसा भी दौर आया कि स्टेट लेवल पे अलग इश्यूज होते थे, सेंटर पर अलग इश्यूज होते थे सेंटर के इलेक्शन में। लेकिन जब शुरुआती डेकेड्स में तो एक ही इशू पर इलेक्शन लड़ा जाता था, स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होते थे वहां पे अलग इश्यूज नहीं होते थे। उसके बाद कोalition का दौर स्टार्ट हुआ। विभिन्न पार्टीज ने मिल के सरकार बनाई 90s में और 80s के लास्ट में भी। तो इससे भी फेडरलिज्म जो है हमारे देश में और ज़्यादा मजबूत हुआ। बट देखो, 2014 के बाद से ही बीजेपी की सरकार, वैसे तो देखो एनडीए की गवर्नमेंट है, बट अकेली बीजेपी के पास में बहुमत है। सारी पार्टीज अगर बीजेपी का साथ छोड़ दें तो भी बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी। तो अब फिर से फेडरलिज्म में फॉल्ट लाइंस देखने को मिली हैं हमारे देश में। जैसा सिस्टम देखो, सिंगल पार्टी जब रूल हुआ करता था शुरुआती डेकेड्स में, थोड़ा थोड़ा उसी प्रकार से सिस्टम की झलक देखने को मिलती है। हालांकि जिन स्टेट्स में अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी के अलावा, वो इश्यूज को उठाती रहती हैं कि भैया आप ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन जो बीजेपी वाले स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है और जिन भी राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो कुछ नहीं बोलते। सेंटर कुछ भी करे वो कुछ नहीं बोलते। सिर्फ वो राज्य जहां पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हैं वो आवाज उठाती हैं, वो बोलती हैं कि ये जो इशू है फेडरलिज्म के मॉडल के अगेंस्ट है। ऐसा कब होता था? ऐसा तभी होता था 1960s में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फेडरलिज्म से संबंधित। अब लास्ट में एथिक्स का क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कुछ तो यूनिवर्सल और एटर्नल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। आपको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करना है। देखो, इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले तो आप वैल्यूज़ को डिफाइन करोगे। वैल्यूज़ की डेफिनेशन कल भी हमने समझी थी।
वैल्यूज़ मतलब लाइफ के एलिमेंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। वैल्यूज़ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के कंडक्ट को, बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं। इसके बेसिस पर ह्यूमन बींग्स डिसीजन ले सकता है कि क्या उन्हें चाहिए, क्या उन्हें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से सिंपल सी एक डेफिनेशन आप देख सकते हो वैल्यूज़ के बारे में। उसके बाद देखो, आप दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बताओगे। आप बताओगे कि वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं रहती, समय के अनुसार चेंज होती रहती हैं। जैसे देखो, एक समय ऐसा भी था जब सती प्रथा को हमारे समाज में मान्य माना जाता था, मतलब एक्सेप्टेबल थी सती प्रथा। लेकिन समय चेंज हुआ, राजा राम मोहन राय और दूसरे रिफॉर्मर्स ने विरोध किया इसका, और लोगों को भी पता लगा कि सती प्रथा क्यों गलत है। तो फिर सती प्रथा को बुरा माना जाने लगा, और आज की सोसाइटी में तो सती प्रथा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। इवन आप LGBT कम्युनिटी का एग्जाम्पल दे सकते हो। किसी टाइम में देखो, LGBT होना अपराध की कैटेगरी में आता था, बट अब तो इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। मतलब समय चेंज हुआ, वैल्यूज चेंज हुई। और यहाँ पे कीवर्ड्स पे आप फोकस कीजिएगा। टाइमिंग की बात हमने कर ली, अब सिचुएशन की बात भी करनी है। आप डिफरेंस बताओगे वेस्टर्न सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी में देखो, ग्रुप राइट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। संविधान में भी देख लीजिए आप, माइनॉरिटी राइट्स का प्रावधान है, रिलीजियस राइट्स का प्रावधान है। बट वेस्टर्न कम्युनिटी में इंडिविजुअलिज्म पर ज़्यादा फोकस है। हमारा समाज ज़्यादा फोकस करता है वासुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी पर, बट वहाँ पे लिबरलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, मेटेरियलिज्म, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। हमारे देश के लोगों के लिए स्पिरिचुअलिज्म की वैल्यू जो है ज़्यादा है, वहाँ पे मेटेरियलिज्म पे ज़्यादा फोकस है। तो आप बता सकते हो सिचुएशन चेंज हुई, वैल्यूज़ चेंज हुई। तो पहला एस्पेक्ट बताने के बाद आप दूसरे एस्पेक्ट पे आओगे। लेकिन देखो, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, जैसे ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। अब इन चीज़ों को तो देखो सभी सोसाइटीज़ में अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है ना कि इंडिया में झूठ बोलना को सही माना जाता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में झूठ बोलने को सही माना जाता है, ऐसा नहीं है। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हर एक सोसाइटी में एप्लीकेबल हैं। इवन देखो, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है 1948, वो भी इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि कुछ राइट्स तो वर्ल्ड के सभी लोगों को मिलने चाहिए, जो किसी भी देश के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, कहीं से भी हों। कुछ राइट्स तो सभी को मिलने ही चाहिए। तो वो जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का, वो यूनिवर्सल वैल्यूज पर ही आधारित है। तो आप दोनों एस्पेक्ट्स को बता के लास्ट में एक बैलेंस सा कंक्लूजन दोगे कि देखो, हम ये दोनों ही बातें जो हैं वो सही हैं कि कुछ वैल्यूज़ यूनिवर्सल भी हैं, लेकिन और बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो समय और सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। इवेंचुअली वैल्यूज़ का मकसद ये है ह्यूमन सोसाइटी को गाइड करना, ह्यूमन बींग्स को गाइड करना, कंडक्ट करने के लिए, हैप्पीनेस की तरफ ले जाने के लिए। तो इसलिए आइंस्टाइन की जो स्टेटमेंट है कि इंसान को मैन ऑफ वैल्यूज बनना चाहिए, ना कि मैन ऑफ सक्सेस, इस प्रकार से आप कोई कोट दे सकते हो। तो ये हमने एथिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।